हेलो मस्तंगीज। तो आज हम आए हैं सनिधि रेस्टोरेंट जो कि कांदिवली स्टेशन के पास है। एड्रेस तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट नंबर। और यहाँ पे हम एक बहुत ही खास सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करने वाले हैं और आप देखते रहो कि किसका करने वाले, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि आप झट से उन्हें पहचान जाओगे। तो स्टे ट्यून एंड लेट्स सी हु द स्पेशल सेलिब्रिटी इज। हेलो, क्या हो रहा है? तो ये है मस्तरंगी टीम। नमस्ते दोस्तों, आज मैं मस्तरंगी टीम से बातें करने आई हूँ। खूब मजे करेंगे, बातें करेंगे। हेलो मस्तंगीज, तो आप तो मिल ही चुके हैं। आज हमारे साथ है जयती भाटिया मैम। मैम थैंक यू सो मच कि आज आप आए यहाँ पे एंड वी जस्ट फील सो प्रिविलेज कि आपका इंटरव्यू हम ले सक रहे हैं। सो वी आर लाइक सो हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। और मस्तरंगी बहुत खूबसूरत नाम है और हमारी तो हिस्ट्री भी है। डेबी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डेबी, क्योंकि क्या बोलते हैं, हम लोग ससुराल सिमर का सीजन 1 साथ में कर चुके हैं। यस एब्सोल्युटली। सो गाइस, व्लॉग के एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि आज बहुत सारा मजेदार बातें होने वाली है। सो एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। सो मैम, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कन्यादान जब आपने शुरू किया, जो टेलीविजन शो था, तो उसका जो आपको ब्रेक मिला वो कैसे मिला? उसके बिहाइंड कोई स्टोरी है? सबसे पहला जो शो मैंने किया वो एक्चुअली कन्यादान नहीं था। कन्यादान मेरा मेन लीड था, जिसमें मैंने पहली बार मेन लीड किया। और मेन लीड क्या होता है वो मुझे पहली बार पता चला। ऐसा तो कभी सोचकर भी नहीं आए थे। मैं 1 जुलाई 1996 को मुंबई आई और आते ही मैंने बहुत सारे डायरेक्टर से मैं मिली। हमारे तब ऐसा वक्त था कि जब आप सीधा प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, एक डायरेक्टरी हुआ करती थी, फिल्म डायरेक्टर, वेरी फिल्म डायरेक्टरी हुआ करती थी। तो उसमें आप नंबर देखते थे और फिर आप कॉल करते थे उनके ऑफिस में। एंड फॉर्चुनेटली ये था उस वक्त कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको टाइम देते थे। दे वुड गिव 15 मिनट्स ऑफ देयर डे टू मीट यू। और क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से थी और तब के जमाने में क्या बोलते हैं, थिएटर के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी मेरे ख्याल से। सो दे वुड ऑल मीट मी। और मैंने रियलाइज किया 1-1.25 महीने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं फिल्म के लिए शायद जिस तरह की उस वक्त की फिल्म का माहौल था, जिस तरह के चेहरे उस वक्त फिल्म्स में आ रहे थे, आई वाज नॉट कन्वेंशनली प्रिटी। तो उस वक्त मुझे लगा कि कहीं ना कहीं शायद मैं टेलीविजन के लिए बहुत सारा वक्त चला जाएगा एंड आई नीडेड टू वर्क फास्टर, क्योंकि हम अपने ही बलबूते पर आए थे यहाँ काम ढूंढने के लिए। बहुत किस्मत की बात है, उस वक्त टेलीविजन बहुत अच्छा काम करने लगा था। अच्छा। और और जो लोग थिएटर से आए थे या फिर जो फिल्मों में नहीं कुछ काम कर पा रहे थे या नहीं मिल रहा था, वो टेलीविजन की तरफ झुक रहे थे। तो एक बहुत बढ़िया करियर ओपन हो रहा था हम सब के लिए। 4-5 साल पहले टेलीविजन बहुत अच्छा शुरू हो गया था। तो मैंने, मेरी फ्रेंड है, आज उनका जन्मदिन है, आज जिस दिन हम शूट कर रहे हैं ये, स्वप्ना वाघमरे जोशी, आप डायरेक्टर को जानती है। ये स्वप्ना जी का आज जन्मदिन है। तो उन्होंने मुझे कहा, एक मानो या ना मानो सीरीज आया करता था, सीरियल। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अब ना टेलीविजन करना चाहती हूँ, तो मुझे किसी से मिलाओगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आई एम डायरेक्टिंग फॉर बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर। आप एकता कपूर से आकर मिलिए और मेरे शो में 2 लड़कियों का काम है उस कहानी में, मे बी विल गेट 1। तो मैं जाकर मिली एकता कपूर जी से। उन्होंने मेरे से आधा घंटा बात की और जैसे वो स्कैन करती हैं इन लोगों को, इस तरह से ऊपर नीचे वो बात करती रही, लेकिन स्कैन करती रही। उन्होंने शोभा जी से भी मुझे मिलवाया, लेकिन मुझे मानो या ना मानो में काम नहीं मिला। तो मैं बहुत मायूस हो गई। लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही बालाजी टेलीफिल्म से मेरे पास फोन आया कि आप आइए, हम एक शो बना रहे हैं, पायलट है वो, इतिहास नाम से, जो डीडी पे आएगा।
डेली सोप है और आपको डायरेक्टर से सिर्फ फोन पर बात करनी है। गोगी आनंद जी मेरे डायरेक्टर थे, तो मैं जब ऑफिस पहुंची उनके, तब गराज में उनका ऑफिस हुआ करता था बालाजी टेलीफिल्म्स का दोज डेज। तो वहां पे जाकर मिली तो मुझे उनसे बात कराई गई फोन पर और उन्होंने कहा कि हिंदी बोल सकते हो अच्छी तरह। मैंने कहा यस सर। अलकाई साहब के साथ थिएटर किया है? हाँ जी। तो क्या बोलते हैं ऐसा सा किरदार है? और तो मेरी उनसे, उन्होंने मुश्किल से 5 मिनट बात की होगी, देखा भी नहीं उन्होंने मुझे। और सिर्फ बातचीत जैसे मैंने की उनसे, थोड़ी उन्होंने सवाल पूछे, कहा कल आ जाओ, एकता को बोलो आई हैव अप्रूव्ड। तो क्या बोलते, दैट इज हाउ आई गॉट माय फर्स्ट शो, बाय टॉकिंग ऑन द फोन टू द डायरेक्टर। तब के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आज इतने कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू हम लोग हमारी कास्टिंग होती है, और पहले के जमाने में डायरेक्टर्स फोन पर बात करके क्या बोलते हमसे मिलके 15-20 मिनट बात करके वो अपने किरदार को देख लेते थे और हमारी कास्टिंग हो जाती थी। सो देवर नो ऑडिशंस, देवर नो, ऐसा कुछ भी नहीं था, इतना इंट्रिगिंग प्रोसेस नहीं था। दे वर सो गुड विद देयर व्हाट दे वांटेड फ्रॉम देयर एक्टर्स एंड हाउ दे, कैसा उनका लुक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप उस किरदार में फिट हो सकते कि नहीं, ये सब हमारे डायरेक्टर्स के दिमाग में, प्रोड्यूसर्स के दिमाग में तब था। एंड दैट्स हाउ आई गॉट कास्ट इन माय फर्स्ट शो in Itihas for Balaji Telefilms, and I will tell you the story of me, my cast in the second show, जो कि तुरंत 4 दिन के अंदर ही मैंने शूटिंग शुरू कर दी थी। मैं 1 जुलाई को आई थी, मैंने आपको बताया। 8 अगस्त को मेरी शूटिंग थी। क्या बोलते हैं, ये कहाँ आ गए हम की, जिसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री थे। और 12 तारीख को मैं चली गई थी पूना शूट करने के लिए फॉर द पायलट ऑफ इतिहास। और अनुपम खेर जी की कंपनी थी, मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी, जहाँ पे वो एक सेलेब मैनेजमेंट भी करते थे। लेकिन क्योंकि मेरे टीचर अलकाजी साहब और अनुपम जी के टीचर वो सेम थे, तो ही न्यू आई वाज फ्रॉम थिएटर। तो मुंबई आकर ही हम लोग सब मुंह उठा के पहुंच गए थे उनके पास कि हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो, आप तो हमारे सीनियर हो। एंड ही वाज सो स्वीट दैट ही डिड हेल्प अस एंड ही सेड कि मैं तुम लोग को प्रमोट करूंगा, क्या बोलते हैं, एंड तो आप यहाँ पर एनरोल करा लीजिए अपने आप को। उसके हमसे कोई पैसे नहीं लिए गए थे, बिकॉज हम लोग गुरु भाई बहन थे, आप कह सकते हैं। एंड मैं नीचे गई थी वहां पे अपने आप को एनरोल करा के, और मैं गेट पे खड़े होकर ऑटो ढूंढ रही थी। और मुझे किसी ने कहा कि वहाँ एक बैठे हुए हैं, उनका नाम मिस्टर विवेक अग्निहोत्री है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं उनके पास गई और उन्होंने कहा कि थिएटर से हैं आप? तो मैंने बोला जी। मैंने कहा मैं मिस्टर इब्राहिम अलकाजी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा बैठिए। उन्होंने मुझे बिठाया और उन्होंने कहा ध्रुवकाल देखी है? तो मैंने बोला जी देखी है। मैं जॉन डेविड का कैरेक्टर देखा है आपने? मैंने कहा जी हाँ। तो कहता मैं एक म्यूजिकल थ्रिलर बना रहा हूँ जिसमें टेररिज्म भी है, म्यूजिक इंडस्ट्री भी है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो करोगी काम? मैंने कहा जी हाँ सर, मैं तो करने आई हूँ। तो दैट इज हाउ आई गॉट माई सेकेंड शो, कि मैं गेट पर खड़ी थी, ऑटो ढूंढ रही थी, हाथ में पर्स लिए, और मैंने यहाँ पर एक ऊंचा क्या बोलते हैं पोनीटेल बनाया हुआ था, एंड इट लुक्ड वेरी सिमिलर टू जोन्स कैरेक्टर इन ध्रुवकाल। और उन्हें देखकर मुझे बुलाकर कास्ट किया, और उसमें डिफरेंट गेटअप्स लेने थे क्योंकि हम लोग टेररिस्ट थे। मेरा किरदार माधवन के साथ था, मैं माधवन की असिस्टेंट थी, सो उस फिल्म में दी माधवन, एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू मीट हिम। So that is how I was cast in my first 2 shows. Wow. बिल्कुल। और इसी तरह से मेरी कास्टिंग सचिन जी ने भी की थी। मैं उनसे मिलने गई थी, वही अपॉइंटमेंट लेकर, वो एडिट कर रहे थे तू तू मैमा की जो शो था, और उन्होंने मुझसे मिलकर बड़े प्यार से पूछा था कि आवाज अच्छी है, डबिंग करोगी? तो मैंने बोला था नहीं सर, मैं डबिंग नहीं करूंगी, मैं एक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा कि तब मालूम नहीं था, नए बॉम्बे आए थे ना, आई नेवर न्यू कि डबिंग इज अ पैरेलल इंडस्ट्री इन इटसेल्फ, और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स डब करते हैं और बहुत कमाल की डबिंग करते हैं। आज मैं डबिंग करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कितनी मेहनत लगती है, एंड इट इज एज वंडरफुल एज एक्टिंग। करेक्ट। सिर्फ हमारा चेहरा नहीं दिखाई देता। तो क्योंकि हम तब मुंबई चेहरा दिखाने आए थे अपना, तो कैसे सोच सकते कि डबिंग करें। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मुंबई में अच्छा काम करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और क्या बोलते हैं किराया भी देना है, खर्चा भी उठाना है, तो डबिंग से पैसे कमा पाओगी और फिर अच्छे काम की वेट कर पाओगी। इमेजिन करिए कि वो मुझे जानते भी नहीं है, और उन्होंने मेरी immediately felt protective towards me, and he said कि do this so that you can do good work and wait for good work to happen, ताकि आप यहाँ से अपना you can earn from somewhere else, and that is how I got my third work, because उन्होंने खुद फोन करके सुभाष स्टूडियो में मेरी डबिंग का ऑडिशन करवाया। उन्होंने कॉल किया नंबर लेकर के हेल्प किया उन्होंने मेरी, कि ही कॉल्ड अप
ऑन माई पीपी नंबर, हमारे पास तब पीपी नंबर वगैरह थे कि दुकान में हमने नंबर छोड़े होते थे और हमारे नाम से सब लिखा होता था कि इसने फोन किया, इसने फोन, हम उसके पैसे देते थे, यू नो दैट वाज, क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन तभी आया ही था और बहुत महंगा था, 32 रुपए का एक कॉल हुआ करता था, कहाँ हम लेंगे क्या बोलते हैं, और अपना फोन तब तक हमने अप्लाई कर दिया था पर आया नहीं था घर में। सो पीपी नंबर पे उनका कॉल आया कि उसको बोलो कि ऐसे से चली जाए और वहां पे डबिंग में अपना ऑडिशन दे आए। And after 3 days he called me to say कि तू मैं करोगी, तू मैं was a super hit show and I said yes sir, क्यों नहीं करूंगी, कहते बाहर क्या पैसे मिलते हैं, तो मैंने उनको बताया सर so much for 1 episode, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने मुझे 1000 रुपए बढ़ा कर दिए और उन्होंने कहा कि तुम्हें इतने पैसे दूंगा मैं, और जिस दिन, और एक दिन में उनका एक एपिसोड शूट होता था, तो एपिसोड जैसे खत्म होगा चेक लिए बिना घर मत जाना। The beauty of सचिन जी was के प्रोडक्शन हाउस का ये था कि शूट के आखिर में जब आपका पैकअप होता था, आप जब मेकअप निकाल के नीचे आते थे तो वो हाथ से अपने ऐसे एनवेलप में चेक देते थे। और मेरी चौथी कास्टिंग हुई संजीव भट्टाचार्य जी के शो में, चैलेंज में। उनसे मैं गई और मैं बंगाली हूँ और भट्टाचार्य मैंने नाम सुना और कैंपस हम देख रहे थे, क्या बोलते हैं उनके बाकी शोज भी वी हैड सीन, तो जाकर मिली उनसे, मैंने खूब बंगाली में बात की 15-20 मिनट तक मैं बंगाली में बात करती रही और फिर बहुत देर बाद वो करते रहे। ही वाज अ वेरी वेरी फनी मैन। तो फिर उन्होंने मुझे 15-20 मिनट के बाद कहा कि जयती मैं ना फरीदाबाद में बड़ा हुआ हूँ और मैंने ना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपने थिएटर किया है, मेरे फादर बंगाली है, मेरी माँ पंजाबी है, तो मैं समझ लेता हूँ बंगाली लेकिन बोल नहीं सकता, तो इसीलिए तुम मुझसे हिंदी में ही बात करो। मैं बड़ी शर्मिंदा हुई कि मैंने यहाँ अपना बंगाली कार्ड प्ले कर रही थी लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और हो गई। एंड देन ही सेड कि क्या बोलते हैं, मैं एक सीरियल बना रहा हूँ जिसका नाम है चैलेंज, और उसमें खुशनुमा किरदार के लिए तुम मुझे बिल्कुल, तुम जैसे बात करती हो ना, तो वो स्क्रिप्ट मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे तुम बात करती हो तुम वैसे ही उसको पढ़ो, ठीक है? तो मुझे लाइंस पढ़ के सुनाओ, मैं पढ़ूंगा दूसरा कैरेक्टर तुम करना। एंड ही रेड विद मी एंड आफ्टर दैट ही लाफ्ड एंड ही सेड कि जाकर बाहर बात कराओ, पैसे उतने मिलेंगे जितने हमने तय करके रखे हैं, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा क्योंकि यही हमारा बजट है। और ऑन द 22nd वो महीने का, मुझे पता नहीं कौन से दिन मैं उनसे मिली थी, पर कोई मुझे इतना याद है कि 22nd को हम पूरी कास्ट के साथ मिल रहे हैं, और साइन करो कॉन्ट्रैक्ट, और 22 तारीख को शाम को 6 बजे हम लोग सब मिल रहे हैं, यहाँ पहुंच जाना, हम लोग रीडिंग करेंगे पूरी कास्ट के साथ। That is how I was cast my fourth show. Wow. Oh my God. फिर तो गाड़ी चल निकली। So ma'am, like we know कि ससुराल सिमर का is like the longest running show ever, जिसमें आपने मतलब you are literally the main character in the show. So SSK की कुछ मेमोरीज, मतलब कुछ ऐसा चीज, जैसे मनीष ने हम लोग को बाप कमाल टेबल के बारे में बताया था। Yes, वो हमारा बड़ा फेवरेट है। हाँ, तो ऐसा ही कुछ जो हमारे व्यूअर्स को पता ना हो, जो SSK के बिहाइंड द सीन्स में कुछ हो रहा हो। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि ससुराल सिमर का पहला जो फर्स्ट था वो 7 साल चला, और ससुराल सिमर का सीजन 2 वो 2 साल चला, और दोनों ही बहुत अच्छे चले। पहले वाले में तो मुझे पता ही नहीं था कि माता जी की कोई ट्विन सिस्टर भी है। तो जब ससुराल सिमर का सीजन 2 आया और उन्होंने कहा कि मैम आप करेंगी, तो मैंने बोला क्या निर्मला देवी भारद्वाज फिर से आ रही हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम, ये उनकी ट्विन सिस्टर है गीतांजलि देवी ओसवाल। मैंने कहा हमने तो पहले 7 साल में हमने इतने जनरेशन लीप ले लिए, हम सोशल से हम सुपरनैचुरल में चले गए, वापस आ गए, लेकिन ये बहन कहाँ थी? क्योंकि मेरी छोटी बहन तो आई थी है ना मनोरंजन, तो ये बहन कहाँ रह गई थी? तो खैर ये भी बड़ी मजेदार बात होती है। ससुराल सिमर का मैं कभी करना नहीं चाहती थी। आई नेवर वांटेड टू डू ससुराल सिमर का। Really? Yes, I never wanted to play माता जी। Wow. मैं सबकी लाडली बेबो करने के बाद ऑस्ट्रेलिया गई थी छुट्टी मनाने के लिए, और उसके पहले मैं 2 महीने का कैमियो राजा की आई बारात में रश्मि जी के साथ कर चुकी थी। Okay. तो जब मैं वहां से वापस आई तो मैंने देखा, और फोन वोन बंद था, जब आई तो देखा कि बहुत ज्यादा मेरे पास एक नंबर से कॉल आया हुआ है, और मैं आते ही क्या बोलते हैं ससुराल गेंदापुर में कैमियो कर रही थी, जो करती मंजू आंटी का रोल करती थी, शी वाज वेरी फेमस। तो वो मुझे आते ही करना था बिकॉज उनके एपिसोड्स रुके हुए थे, तो मैं कर रही थी। और ऐसी जगह पे शूट कर रहे थे हम लोग जहाँ पर बहुत अच्छा नेटवर्क नहीं था। तो लंच के वक्त मैंने बाहर निकल के उस कॉल पे
किया तो रश्मि जी ने का फोन नंबर था, वो कहते कहाँ है आप? मैंने बोला मैं तो ऑस्ट्रेलिया गई थी। तो कहते मैम वी आर डूइंग अ न्यू शो और कलर्स के लिए है, और मैं कलर्स पे पहले सबको ये बड़ी फीलर्स दे चुकी थी कि मैं कलर्स का शो करना चाहती हूँ। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो क्या ऊपर वालों ने मेरी सुन ली, ऊपर वाले ने तो नहीं, मतलब जो पीपल एट द जो हेड ऑफ द चैनल है दे हैव थॉट ऑफ मी। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा एक शो बना रहे हैं जिसमें आपका जो किरदार है ना वो खूबसूरत की रीना पाठक जी का होगा। सुनते मेरा मूड ऑफ हो गया। तो मैंने बोला मुझे फिल्म जबकि बहुत पसंद है, खूबसूरत ब्यूटीफुल फिल्म है, पर दीना पाठक जी का रोल क्यों? मुझे पता था कि मुझे रेखा जी का रोल नहीं मिलेगा, लेकिन उनका रोल क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या बोलते ओके मैम हमारे पास दो रोल्स हैं, सुजाता बहू का भी है और माता जी का भी है, तो आप दोनों का लुक टेस्ट दे दीजिए। ऑडिशन तो मेरा तब भी नहीं हुआ क्योंकि दे वर वेरी वेरी श्योर दैट यू नो कि आई वुड डू अ गुड जॉब। तो मैंने 17-18 साड़ियां चेंज की होंगी, लुक चेंज की होंगे सुजाता बहू के लिए, क्योंकि आई वाज एक्साइटेड टू डू सुजाता बहू, नॉट रियलाइजिंग कि व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ माता जी। तो मुझे लगा, और माता जी का मैंने 2 या 1 लुक दिया होगा, मैंने कहा मैं बस इतना ही मैं नहीं करना, ठीक है। ऐसे करके मैं अपने घर चली गई। 1 हफ्ते बाद मेरे पास फोन आया कि मैम आपको ना माता जी के लिए चूज किया गया है। तो मैंने बोला इतना मैं अभी रोल नहीं करूंगी। तो मुझे समझाया गया कि इट्स गोइंग टू बी एन आइकॉनिक रोल लाइक दादीसा एंड अम्मा जी, नाना इस देश में लाडो। तो मैं रश्मि जी से मिलने गई, मैंने पूरी कहानी सुनी और मेरे को तब मुझे समझ में आया कि ससुराल सिमर का में अगर माता जी नहीं है तो ससुराल ही नहीं है। करेक्ट। तो बेसिकली शी इज द पिवटल रोल जब आप कहते हैं तो वही धुरी है, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं मूव कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो फिर मैंने कहा चलो, मैं घर आई, मैंने बड़ा सोचा और मैंने कहा कि एज एन एक्टर मेरे लिए चैलेंज है कि मैं किस तरह से ऑडियंस को इस बात को समझा पाऊं कि मैं उस उम्र की नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ये क्योंकि स्टेज पर हम कैरी करते हैं, यस है ना, लेकिन टेलीविजन कैमरा बहुत स्मार्ट होता है, कैमरा आपकी स्किन पकड़ लेता है। सो फिर मैं क्या करूं, फिर मुझे अपने एटीट्यूड से, अपने एक्टिंग से, अपने तरीके से, बात करने के तरीके से, चलने के तरीके से मुझे ये समझाना पड़ेगा कि मैं वो किरदार हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने एज अ चैलेंज उसको एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि मुझे अपने ऊपर ये जो मैं करना चाहती थी, मैं ऑडियंस को ये बता देना चाहती थी, समझा देना चाहती थी, एक्सेप्ट करवा देना चाहती थी कि मैं माता जी हूँ और आज लोग मुझे माता जी के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने आपके बारे में सोचा था कि आप इस किरदार को सही कर सकते हैं, उनको मैं सल्यूट करना चाहती हूँ कि यस दे थॉट ऑफ मी, जो आज मैं कहती हूँ कि लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते कि ये कौन किरदार क्या कर सकता है, उसकी क्या वर्सेटैलिटी है। सही बात। और मैं आपको एक बात भी कहूंगी, आपने कहा बिहाइंड द सीन कुछ बताइए, कि हम 22 लोग थे भारद्वाज परिवार में, when we started, so we didn't know how to bond। सब अलग अलग जगह से आए थे। मेरे जो बड़े बेटे थे, राजेंद्र बेटा है ना, आदर्श गौतम जी मुझसे 10 साल बड़े थे। मेरी जो बड़ी बहू थी वो मुझसे 5 साल बड़ी थी, मेरी छोटी बहन भी मुझसे 5 साल बड़ी थी, यहाँ तक कि मेरे जो छोटे बेटे थे, यू नो आशीष रॉय, नो मोर, वो भी मुझसे 4-5 साल बड़े थे। सो टू प्ले देयर माता जी एंड इतनी लंबी चौड़ी कास्ट को, वो सब कोई किसी को नहीं जानता। हम सब पहले सबने किसी का काम देखा हुआ है, 1-2 बार काम किया हुआ है, तो वो बॉन्ड क्रिएट करने के लिए हमने ऐसा किया था कि हम लंच साथ में करेंगे। और सब साथ में बैठकर हमने लंच करना शुरू किया। पहला कौर मैं शोएब को खिलाती थी बिकॉज ही वाज प्लेइंग माय प्रेम, और वो मुझे पहला कौर खिलाते थे, और फिर हम लोग साथ खाना शुरू करते थे सब लोग। दैट इज हाउ वी बॉन्डेड। 22 people, that laughter, that madness, eating with each other। और बाप का माल टेबल का मैं पूरा श्रेय जो है पूरा श्रेय मैं परी बहू को देना चाहूंगी, क्योंकि ये प्यार ही हो सकता है किसी के दिल में कि आप 7 साल, क्योंकि मैं और परी ही थे जिन्होंने पहले एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक काम किया साथ में। बीच में लोग आए गए, सिमर चेंज हो गई, प्रेम चेंज हो गए, क्या बोलते हैं सदियां बीत गई, क्या बोलते हैं लीप हो गए, बट परी एंड मी कंटिन्यू डूइंग द शो टिल द एंड। एंड ये कैलिबर और प्यार है कि 7 साल आप पूरे यूनिट को, पूरे कास्ट को शाम का नाश्ता खिलाओगे। इट वाज हर, शी हैड टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वो और उमा बहू इन दोनों ने मिलकर हमारी पूरी शामें इतनी ब्यूटीफुल की हैं. सो दिस बाप कमाल टेबल एंड लंच टुगेदर एंड ऑन सेट मैं बताऊं कि हम जितने भी मस्ती करते थे, हम यू हैव सीन इट, यू वर माय क्रिएटिव ऑन सेट, कि जब हम बाप कमाल टेबल पे पागल की तरह हंस रहे होते थे, लेकिन जब हम सेट पर पहुंचते थे तब मैं माता जी थी और बाकी सब मेरे बच्चे थे. बाउंड्रीज वर सेट, nobody will overstep it. We were all playing our characters. Absolutely. अच्छा, मैं एक और बात मजेदार बताती हूँ. शुरू में तब हम कोई किसी को इतना जानते नहीं थे और हमारी बड़ी नाइट शूटिंग्स होती थी, क्योंकि डे में सिमर की फैमिली शूट करती थी और नाइट में हम लोग शूट करते थे, क्योंकि पास भी अंदर ही सेट था, एज यू नो. तो हम रात को करते थे और मेरे डायरेक्टर थे और उनको मैंने कहा कि उमा और परी को ना मेरे पाँव दबाने थे, है ना. और मैं बहुत बदमाश हूँ, मैं ऐसे बहुत स्वीट दिखती हूँ लेकिन मैं बहुत चालाक, बहुत बदमाश हूँ, नॉटी हूँ मैं ऐसे, है ना. तो मैंने सर को बोला कि सर मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, इनसे और थोड़ा दबवा दो ना. तो शॉर्ट कट होने के बाद करुणा बहू मेरे कंधे दबा रही थी और ये दोनों मेरे पाँव दबा रहे थे, ये बताने के लिए कि अपनी अपने जो इनके हैं इनसे शादी करा दो प्रेम की, है ना. और मैंने सर ने कट होने के बाद 10 मिनट तक कट नहीं बोला. He did not say cut for 10 minutes. शॉर्ट तो कट हो गया था, लेकिन इन लोगों को कट नहीं बोला. तो दबाई जा रही है, दबाई जा रही है, कंधे दबे जा रहे हैं मेरे. और मैं इतनी खुश, क्योंकि हम लगातार नाइट की शूटिंग करने के बाद इतना थक चुके थे. I was so happy. और फिर 10 मिनट के बाद ना मेरे से और रहा नहीं गया, मैं हंस पड़ी. लेकिन 10 मिनट तक पहुंची, 10 मिनट तक भी हंसी मैं. My God. सो मैम, किस एज में और किस इंसिडेंट की वजह से आपने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एक्ट्रेस ही बनना? मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था एक्टिंग में और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, बिकॉज एज आई वाज ग्रोइंग अप आई हैड अ स्क्विंट इन माय आई. तो वो तो कैमरा के सामने आने का कोई मतलब ही नहीं था. एंड आई वाज टू मच ऑफ अ कमिटेड एज अ डांसर, एज अ क्लासिकल डांसर. आप लोगों को पता है कि मैंने 17 साल ओडिसी डांस का की ट्रेनिंग ली है गुरु माधर राउत जी से. तो मैं हमेशा ही डांसर बनना चाहती थी और साथ में एक प्रोफेशन रखना चाहती थी, बिकॉज वी नो दैट तब पता नहीं था कि डांसिंग से कितना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे. तो मैं टूरिज्म पढ़ रही थी साथ में, अपने कॉलेज खत्म होने, स्कूल खत्म होने के बाद ग्रेजुएशन कर रही थी. और टूरिज्म के साथ आपको एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है. अच्छा. तो क्या बोलते हैं, तो मेरे लिए सबसे आसान था रशियन लैंग्वेज पढ़ना, क्योंकि इट वाज क्लोजेस्ट टू माय डांस क्लास. तो सिर्फ उसकी वजह से मैंने रशियन लैंग्वेज पढ़ लिया. ले सबने कहा था फ्रेंच पढ़ लो, जर्मन पढ़ लो, पूरी आधी से ज्यादा दुनिया यही भाषा बोलती है. तो मैंने बोला कि नहीं, मैं रशियन पढ़ लूंगी, क्योंकि मेरे पास मेरे क्लोज है. वहां जाने के बाद वहाँ के जो एंटोन चेखव ड्रामा स्टूडियो के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे कैंटीन में देखा अपने दोस्तों से बात करते हुए, और उन्होंने कहा कि उस लड़की को भेजना, मैं एक नया प्ले कर रहा हूँ, तो आई वॉन्ट हर टू रीड द पार्ट. क्या ये गुस्ताखी नाम से वो प्ले था, और दोनों बहनों की कहानी थी. मुझे छोटी बहन के लिए उन्होंने कहा, और मेरी हिंदी शुरू से ही बहुत बढ़िया थी, क्योंकि मैं दिल्ली में बड़ी हुई. आई वॉज वेरी गुड विद हिंदी राइटिंग एंड लिटरेचर एंड एवरीथिंग. तो मेरी जुबान साफ थी. तो मैंने वो पढ़ा, उन्होंने कहा कि प्ले करोगी. मैंने कहा मुझे तो माँ से पूछना पड़ेगा, पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में ऐसा था कि 7 o'clock तक मुझे घर वापस होना होता था, बिकॉज दिल्ली वाज फॉर वीमेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज नॉट अ वेरी सेफ प्लेस. क्या बोलते हैं, पेरेंट्स डरते थे और हम भी डरते थे, और रास्ते यू नो कि हमें जल्दी घर जाना होता था. तो मैंने घर जाकर पूछा, तो मेरी मदर ने कहा कि 9 o'clock तक तुम्हें घर वापस आना पड़ेगा. तो इतना अगर वो 1-1.5 घंटे में तुम्हारी क्लास के बाद रिहर्सल करके तुम्हें भेज सकते हैं, तो तुम्हें यू डू इट, बिकॉज इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ डांस. तो मैंने फिर उनको कहा कि यस आई एम रेडी टू डू, लेकिन मैं सर आप मुझे 8:45 तक 8:30 या 8:45 तक आपको छोड़ना पड़ेगा मुझे. तो उन्होंने कहा हाँ कर लेंगे. तो दैट इज हाउ आई वेंट इनटू थिएटर. और वो प्ले के बाद मुझे उसमें ही बेहतरीन अदाकारा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, क्योंकि वो उर्दू एकेडमी ड्रामा फेस्टिवल में वो प्ले जाने वाला था, गया था, और उसमें मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला. तब कहीं जाकर मुझे ध्यान में आया कि अच्छा ये भी एक फील्ड परस्यू किया जा सकता है. लेकिन आई एम अ वेरी ट्रेनिंग पर्सन. मुझे लगता है कुछ भी करने से पहले मुझे उस बात की ट्रेनिंग और एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. फॉर्चुनेटली उस वक्त मिस्टर इब्राहिम अलकाजी इंडिया वापस आए और उन्होंने अपनी क्लासेस शुरू की लिविंग थिएटर नाम से. वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर थे 1958 to 1978. एक वही थे जिन्होंने, ही वाज द वन हु सेट अप
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ओके तो वो इतने सालों बाद इंडिया वापस आ रहे थे, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। आई वेंट एंड ऑडिशन फॉर हिम, गॉट रिजेक्टेड एंड अगेन टेकन बिकॉज जोरा सहगल जी ने और मनोहर सिंह जी ने कहा कि बहुत डेडिकेटेड और बहुत डिसिप्लिन लड़की है, आपको लेना चाहिए। तो आई वॉज द 23rd स्टूडेंट टू बी टेकन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मैंने देखा जहां जहां भी मेरी लास्ट में कास्टिंग हुई है वहां पे अच्छा ही हुआ है मेरे साथ, जैसे कि हीरा मंडी जी। तो क्या बोलते, तो देयर आई वाज, तो मैं वहां पे आखिर में मुझे लिया गया और मैंने 4 साल ट्रेनिंग ली और फिर मुंबई आ गए। So everybody has seen you on screen in so many shows, but एक show है which was झलक दिखला जा. Because you said you were a trained dancer as well. How was your experience in झलक दिखला जा? आपने कैसे मतलब सोचा कि नहीं यार ये करते हैं? And I know Divakar was your choreographer. He's brilliant. तो how was that journey for you? जैसे कि मैंने कहा कि हर जगह मेरी लास्ट में कास्टिंग होती है। So झलक दिखला जा was also that. And you know, और it's very strange कि मैं कुछ 6 महीने से ये मन में बना रही थी कि झलक दिखला जा, मैं झलक दिखला जा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को बोल नहीं पाती थी, अपने मन में प्रे करती रहती थी। झलक दिखला जा की कास्टिंग हो गई, पीपल वर लॉक्ड, मेरे पास कोई फोन नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे पास नहीं आया कोई फोन, ठीक है। एंड सडनली वन डे आई वाज शूटिंग फॉर ससुराल सिमर का सीजन 1। मेकअप रूम में मैं गई थी, मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं वॉशरूम के लिए ऐसा कुछ, और मैंने फ़ोन चेक किया, मैंने फ़ोन बज रहा था, मैंने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम कलर्स रियलिटी चैनल, बीबीसी से, बीबीसी वाज द वन जो कलर्स के साथ कर रहा था उस वक्त। तो हम बात कर रहे हैं वहाँ से, तो क्या बोलते हैं वी वांट यू टू बी इन झलक दिखला जा। आई सेड व्हाट, वो तो 1 हफ्ते के बाद है, लोग तो 1.5 महीने से ट्रेन कर रहे हैं। आप मेरे पास 24 मई 2012 को ये फोन आया। Oh God. ठीक है, और आई सेड कि रश्मि जी तो मना कर देंगी क्योंकि मतलब उनसे पूछना पड़ेगा। कहते हैं हम लोग बात कर लेंगे, आप बताइए। मैंने कहा ऑफ कोर्स आई वांट टू डू इट बट लेट मी थिंक अबाउट इट। और मैं नीचे गई और आपको वो माता रानी वाली जगह हमें पता है, जो दालान था पूरा, है ना, वहां पे एक ऐसे केन का सोफा था जिसमें मैं बैठती थी और एक छोटा सा स्टूल था, मोड़ा था, जिसमें मैं पाँव रख के बैठती थी और सो जाती थी। ठीक है, तो मैं चुपचाप वहां पर गई और मैं बैठी हुई थी थिंकिंग कि व्हाट टू से, हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे फोन करूं, कैसे बोलूं। शूटिंग तो मेरी चल रही है और 1-1.5 महीने से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद क्या बोलते हैं वो शूट होगा, फर्स्ट एपिसोड शूट होगा। मैं क्या करूं, मैं इच्छा तो मेरी बड़ी है बट हाउ टू गो अबाउट इट। एंड आई वाज सिटिंग देयर एंड थिंकिंग अबाउट इट एंड मनीष रायसिंघन केम, माय सिद्धांत, कहते क्या व्हाई आर यू सिटिंग हियर, क्योंकि रूम में शूट हो रहा था, ऊपर रूम में शूट हो रहा था और मैंने तो नेचुरली नीचे अंधेरा था पूरे उसमें। क्या कर रही हो यहाँ पर, व्हाट आर यू डूइंग हियर मैम। तो क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा कि यू नो ऐसा ऐसा मेरे पास आया है। तो मनीष ने मुझे कहा कि माता रानी की तरफ देखो, 2 बार विंक करो। इफ यू विंक एट हर एंड टेल हर ना, शी विल गाइड यू। एंड आई जस्ट विंक्ड। और अभी भी जब तक मैं ससुराल सिमर का 1 करती रही और ससुराल सिमर का 2 करती रही, मेरे अगर दिन में कोई बात थी तो मैं विंक करती थी और मैं उनसे पूछती थी कि आप मुझे सही रास्ता दिखाइए, और मुझे हमेशा दिखाया है उन्होंने। आई फील देयर वाज दैट माता रानी का आइडियल इज ब्लेस्ड, उसमें सचमुच प्राण है। तो क्या बोलते हैं, एंड देन आई वेंट टू गुड्डू जी एंड आई टोल्ड हिम दैट, गुड्डू जी हमारे एसपी थे और उनको मैंने जाकर बताया कि रश्मि जी से बात करनी पड़ेगी, वो लोग बात करेंगे। रश्मि जी ने कहा कि मेरी शूट पे कोई टाइम वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने फिर रिहर्सल शुरू की 10 बजे से, रात को 9 to 9 मेरी शूटिंग होती थी। मैं 10 बजे रिहर्सल करने जाती थी, 2 बजे तक रिहर्सल करती थी और फिर मैं वापस शूटिंग पे आती थी। तो मेरा एक फोटो भी लिया हुआ है बच्चों ने, भारद्वाज परिवार के बच्चों ने, बड़े बदमाश थे, कि मैं कहीं भी सो जाती थी। मैं इतनी थकी होती थी कि डायलॉग बोलने तक मैं सो जाती थी, एक्शन कट के बाद तो मैं पिलर पकड़ के सो सकती थी। मैं इतनी थकी होती थी कि मैं पिलर पकड़ के सो सकती थी। और मेरा एक फोटोग्राफ है कि सीढ़ियों पे लोग ऐसे सोते हैं, मैं सीढ़ियों पे ऐसे सोई हूँ।
क्योंकि मैं बैठी, God. मैं ऐसे थोड़ा टेक टेक लगाया एंड देन आई वाज फ्लैट लाइक दिस और मैं स्लाइड भी नहीं हुई। आई एम फास्ट asleep Oh and they God. have taken photographs of me sleeping like that. उस दौरान आदिका ने और मनीष ने और मेरे बाकी बच्चों ने मेरे सोने की बहुत, मैं सो जाती थी और ये लोग चारों तरफ मेरे को ना तकिए से ढक देते थे और मैं उसमें से एक फूल ऐसे दिखाई देती थी तकिए में से। So they've taken lot of photographs of my sleeping on the set. क्या बोलते हैं, I used to be so tired, you know, और मैं इतनी, और हर अलग अलग डांस फॉर्म में अलग अलग जगह पर मेरे दर्द रहता था। आज ये सीखा तो एक नए मसल्स का पता चला, एक कुछ नई हड्डियों का पता चला कि बॉडी में। तब मुझे मुन्ना भाई का डायलॉग याद आता है। क्या मैं पता था 204 जितने भी होते हैं हड्डियां। अच्छा, जब दिवाकर से पहली मुलाकात हुई तो क्योंकि मैं सबसे लास्ट में थी और हमें, हाँ यस, एंड ऑल्सो आई डिड दैट, और मैंने 25 मई को जाकर साइन किया कॉन्ट्रैक्ट without telling Mr. Kiran Bhatia that I was going to sign Jhalak Dikhla because it was his birthday. Oh. And I wanted to give him a gift, a surprise, because I knew he'll be very happy that I was doing Jhalak Dikhla. It was, although वो मेरे लिए था, लेकिन मैं उनको ये सरप्राइज देना चाहती थी कि आज आपके बर्थडे वाले दिन I went and signed the contract. This is my gift to you. How sweet, how sweet. So उसके अगले दिन हमारी शूट थी, Meet the actor and the performer and the choreographer. तो दिवाकर को मैं एक दो बार पहले इंडियाज गॉट टैलेंट में देख चुकी थी। तो मुझे बताया गया कि जब जैसे ही मेरा सामने आया उनका हमारा वीडियो कि मीट, तो जब वो अंदर आए तो आई स्टार्टेड क्राइंग। लोगों को लगा मैं बहुत इमोशनल हो गई, दिवाकर को देखकर मैं बहुत इमोशनल हो गई कि भाई मेरा ये कोरियोग्राफर है, नॉट रियलाइजिंग कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा फोटे है रिदम एंड एक्सप्रेशंस। मैं तो क्लासिकल डांसर, हेवी फुटेड हूँ, है ना। और दिवाकर का जो प्लस पॉइंट है वो है लिफ्ट्स एंड ट्रिक्स। यस, उछालता रहता। आप समझे, मैं हेवी, खुद भी हेवी फुटेड, मैंने कोई ट्रेनिंग जो 1.5 महीना बाकी पार्टिसिपेंट से ली थी, मुझे वो ट्रेनिंग नहीं मिली, तो मेरी बॉडी अभी वैसे डांसर वाली नहीं रही है जैसे थी, ठीक है। तो उसको देखकर मैं इसलिए रो पड़ी कि हमारी बनेगी कैसे, हम तो पहले में गायब हो जाएंगे, पहले ही निकाल देंगे हमको। और वो बेचारा बहुत इमोशनल हो गया, उसको लगा कि मैं बहुत उसको हो गई हूँ। लेकिन आज मैं आपको ये सच बताना चाहती हूँ, आई वाज क्राइंग बिकॉज़ आई वाज स्कैर्ड। हमारी कैसे जोड़ी जमेगी, लेकिन चलो 8 एपिसोड तक हमारी जोड़ी जम गई। क्योंकि मैं हमेशा उसको बोलती थी कि दिवाकर स्टोरी बनाओ, स्टोरी पे डांस करेंगे, यू मस्ट हैव अ नैरेटिव, यू मस्ट हैव, क्योंकि लिफ्ट्स एंड ट्रिक्स में कोई नैरेटिव नहीं होता है। तो उसको इस बात की समझ नहीं होती थी कि क्यों मैं बोलती थी कि कहानी बनाओ, एक स्टोरी बनाओ, नैरेटिव बनाओ, उस पे करते हैं तो मजा आता है। तो he used to करता तो था वो, लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। एंड he learned the dance form with from me, and how beautifully, तो इस बार उसकी बड़ी मेहनत थी। और कुछ सालों बाद, काफी सालों बाद, अभी रादर लास्ट ईयर ही हम लोग एक अचानक वो ऊपर से दौड़ता हुआ आया। जब मैं एक जगह प्ले देखने गई थी और वेदा फैक्ट्री में, ऊपर से वो चिल्लाता हुआ तो मैंने देखा, अरे दिवाकर इतने सालों बाद मिले, मैं बड़ी खुश हुई यार। फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी कि मैम थैंक यू। मैंने बोला क्यों? कहता आज मुझे पता चलता है जब आप कहते हो ना कि नैरेटिव बनाओ, क्योंकि उनकी शादी कथक डांसर से, क्लासिकल डांसर से हुई है, और अब जब वो कोरियोग्राफ करते हैं दोनों मिलकर, तो वो भी कहानी पे ही इंसिस्ट करती है। तो दैट्स व्हाट ही सेड कि मुझे अब जाके समझ में आया इतने सालों बाद कि आप क्यों कहते थे कि नैरेटिव बनाओ, नैरेटिव बनाओ, नैरेटिव बनाओ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मुझे लिफ्ट्स से डरना से बाहर निकाला, एंड आई आल्सो मेड अ कंट्रीब्यूशन टू हिम इन हिज। सो मैम, हीरा मंडी के टाइम पे आपको क्या डिफिकल्टीज कुछ फेस करनी पड़ी और ड्यूरिंग द शूट? नॉट एट ऑल, नॉट। मेरे ख्याल से हम टेलीविजन एक्टर्स की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वी आर यूज्ड टू लॉन्गर आवर्स एंड वी आर यूज्ड टू अडैप्टिंग इमीडिएटली टू एनी गिवन एनवायरनमेंट, है ना। तो इसीलिए ऐसा तो कुछ भी, लेकिन हाँ सब कुछ बहुत ग्रैंड था, सब कुछ बहुत ही ग्रैंड था। एक तो मिस्टर संजय लीला भंसाली अपने आप में इतने ग्रैंड डायरेक्टर, फिर उनकी यूनिट में जाना, ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना, 300 लोगों की यूनिट,
मतलब आपके लिए अलग से ड्रेपर है जो आप ही को देखभाल कर रहा है, आपके दुपट्टा ठीक से गिर रहा है कि नहीं, क्योंकि सर को एक पर्टिकुलर वे से चाहिए होता हर शॉट के बाद। और मैं उन एक्टर्स में से हूँ जो टचअप भी नहीं करना चाहती, यू नो, आई एम सो मच इन द मूड कि मुझे टचअप से भी तकलीफ होती है कि नहीं मेरे पास बताओ, मेरे पास बताओ। उसमें हर शॉट में परफेक्टली क्या बोलते हैं ड्रिपिंग होना, क्या मेकअप का ठीक होना, माथा पासा का या फिर क्या बोलते हैं मांग टीका का सही रहना, यू नो, ऑल दिस, ये ऑल द टाइम हर बार का शॉट कट होने के बाद जो पूरा एक सेटअप होता है, तुम्हारा उतनी डिलीजेंटली सेटअप होना और इतने लोग आपको खूबसूरत ब्यूटीफुल बनाने में लगे हुए हैं, वो मुझे 2-3 दिन लग गए कि अरे अच्छा ओके फाइन दिस इज हाउ इट वर्क्स हियर, कि एवरीथिंग हैज टू बी पिक्चर परफेक्ट बिकॉज वी आर क्रिएटिंग पेंटिंग्स। आपको दिन में 25 मिनट नहीं देने, तो चलो ये नहीं होता वहां पर ये होता है कि चलो अच्छा, मतलब सही काम करने के लिए होता है। सो दैट इज वन थिंग विच आई हैड टू इमीडिएटली अडैप्ट के ओके फाइन, ये थोड़ा राजसी मामला है। सही बात है actually। आप मैं यहाँ पर मैं टेलीविजन में रानी का रोल करती हूँ, लेकिन वहां इतना जल्दी करो होता है, लेकिन यहाँ पर मैं घर की मेड का काम कर रही हूँ, लेकिन मामला राजसी है। So true। तो कोई क्लोजेस्ट रहा सेट पे आपके? देखिए मेरे सारे मोस्टली सीन्स जो थे वहां पर सत्तू के साथ होते थे, लेकिन आई थिंक आई गॉट वेरी कंफर्टेबल, उनके साथ भी मैं कंफर्टेबल थी, मेरा बड़ा अच्छा वक्त बीता उनके साथ। लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक द वन हूम आई रियली एम फॉन्ड ऑफ इज, आई वाज इन ऑ ऑफ मनीषा कोइराला जी। मैं उनको देखकर एकदम देखती रहती थी कि वो कैसे काम करती, इतने सालों बाद भी, इतने एक्कोलिड्स के बाद, इतनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देखने के बाद, शी वाज स्टिल वेरी एक्साइटेड अबाउट हर वर्क। एंड एवरीबडी मैंने रियलाइज किया कि पीपल हु वर्क इन फिल्म्स, उनकी एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग होती है विच इज फैब्यूलस। और इतना काम जो वो करके आई थी, बट मेरे ख्याल से आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी जब साइमा मेरे साथ शूट पर होती थी या शमा मेरे साथ शूट पर होती थी, दैट इज प्रतिभा रांटा एंड यू नो श्रुति शर्मा। ये लोग जब होते थे तो मुझे बड़ा प्यार देते थे, दे यूज्ड टू बी रियली फॉन्ड ऑफ मी एंड क्या बोलते हैं, so yes I was very comfortable with them, I'm very fond of them। और इन दोनों एक्टर्स के अलावा was very close to one person and that was Mr. संजय लीला बंसाली। I used to look forward to कि वो जब शूट पर आएंगे और हमारी बहुत बातचीत होती थी, क्योंकि 11:30 बजे के आसपास वो हमें बुला लेते थे सुबह, आधे हम तैयार हैं नहीं हैं जैसे भी हैं, बुला लेते थे फॉर डिस्कशंस ऑफ द सीन। उस वक्त बहुत खूबसूरत इंटरेक्शंस होते थे, बहुत खूबसूरत, क्योंकि वो ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने फिल्म या सीरीज के लिए, अपने काम के लिए, अगर उनको लगता है कि आप बढ़िया, इफ यू कैन गिव गुड सजेशंस व्हिच इज करेक्ट फॉर द सीन, वो एक्सेप्ट करते हैं उसको। वो ऐसा नहीं है कि नहीं मैं सब जानता हूँ, नहीं ऐसा नहीं, वो सुनते थे। अगर उनको नहीं लगता था वो मना कर देते, नहीं देखिए ऐसा नहीं है। और हमारी बड़ी हंसी होती थी, आई यूज्ड टू लाफ अ लॉट बिकॉज आई वुड कैच हिज जोक्स। उनके बड़े ऑफ हैंडेड जोक होते हैं एंड जोक बहुत लोग नहीं समझते, नहीं अरे यार और कोई समझ जाता था तो क्या बोलते, तो वो कहते थे आई लाइक पीपल हु कैच माय जोक्स। तो मैं उनके काफी जोक्स कैच कर लेती थी क्योंकि मैं सुनती थी उनको इंटेंटली, एंड सेट पर भी मेरी नजर हमेशा उन पे रहती थी, मेरी नजर शायद कभी उनको छोड़ती नहीं थी। व्हेनेवर आई वुड जस्ट कीप लुकिंग एट हिम एंड ऑब्जर्विंग हिम कि व्हाट इज ही डूइंग, और क्या क्या उनकी आंखों से नहीं छूटता, उनकी आंखों से कुछ नहीं छूटता, और मेरी आंखों से तो सब छूट जाता है। तो सामने अलमारी इधर से इधर में वही समझ में नहीं आता, तो उनकी आंखों से कुछ नहीं छूटता। एंड आई वुड कीप लुकिंग एट हिज ब्यूटीफुल आईज, लुकिंग एट थिंग्स, एंड ही समटाइम्स वुड लुक एट मी एंड से आप करके दिखाइए, आप करके दिखाइए, क्या लगता है आपको? कभी वो आंखों से पूछ लेते थे, आई यूज्ड टू फील मुझसे पूछो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई उनको लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आई यूज्ड टू फील वेरी क्लोज टू हिम।